साथ में अभिषेक पांडे। और अब अगले आधे घंटे बात होगी वैज्ञानिकों की एक बड़ी रिसर्च को लेकर। आपको केदारनाथ में आई हुई जल प्रलय तो याद ही होगी। यह भी याद होगा कि 2013 में आई इस जल प्रलय की वजह से एक झील थी, चोराबाड़ी नाम की झील, जो फट गई थी और इसके बाद हजारों लोग सैलाब में बह गए थे। और अब जरा सोचिए कि अगर ऐसी 25 झीलें फट जाएं तो क्या होगा। वैज्ञानिकों की लेटेस्ट रिपोर्ट और लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि उत्तराखंड महाविनाश के मुहाने पर खड़ा है। पल पल डराती झीलें विशाल रूप ले रही हैं और खतरे का रेड सिग्नल पहले ही बज चुका है। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में कई झीलें बन गई हैं और झीलों का रुख उत्तराखंड की तरफ है और किसी भी वक्त किसी भी समय एक विनाशकारी तबाही आ सकती है। हिमालय में भूकंप आया तो मंजर और भी खतरनाक होगा। पल पल बढ़ रहे इस खतरे पर वैज्ञानिकों की लगातार नजर बनी हुई है और इस बड़ी रिसर्च पर कुछ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए आप। रेड सिग्नल, विनाश का अल्टीमेटम। आएगा जलजला, प्रलय का सायरन बजा। झीलें फटेंगी, लहरें उठेंगी, मचेगी तबाही। हिमालय की कोख से महासुनामी। यूं समझ लीजिए कि यह महाविनाश का अल्टीमेटम है। तबाही, बर्बादी और प्रलय की महाचेतावनी। इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचें, हम आपको बता दें कि हमारी हर रिपोर्ट का आधार होता है वैज्ञानिकों की रिसर्च। आज जिस चौंकाने वाली रिसर्च के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों की पेशानी पर बल ला दिया। जी हां, वैज्ञानिक जिन्हें धरती की चिंता सता रही है, उन्हीं वैज्ञानिकों ने एक महाप्रलय की तरफ इशारा किया है। इसे महाप्रलय कहें या जल प्रलय, लेकिन इतना तय है कि अगर वैज्ञानिकों की बात में दम है तो उत्तराखंड एक बार फिर से केदारनाथ वाली महाप्रलय का गवाह बनने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पेश की है जो बताती है कि उत्तराखंड में 25 झीलें खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ये झीलें फटने को तैयार हैं। यूं समझ लीजिए कि विनाश मुंह सामने फन फैलाए खड़ा है, लेकिन इंसान इस बात से पूरी तरह अनजान बना हुआ है। रिसर्च क्या कहती है, जरा समझिए। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च की है। रिसर्च में उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक खतरों पर यह रिसर्च की गई है। रिसर्च में हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। हिमालय में बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बर्फ और ग्लेशियर पिघलने से कई नई झीलें बन गई हैं। इसके साथ ही पुरानी झीलों का आकार बढ़ रहा है। हिमालय में कुल 1266 ग्लेशियर झीलें तैयार हो गई हैं। 1266 झीलों में से 426 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन किया गया। 426 में से 25 झीलें खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। इन झीलों के टूटने फूटने की खतरनाक स्थिति बन गई है। आसपास के इलाके में बाढ़ जैसी आपदा आ सकती है। देवभूमि उत्तराखंड में एक तरफ तो पहाड़ दरक रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लेशियर ने भी समस्याओं के लिए आगाह कर दिया है। एक तरफ दरकते पहाड़ हैं, दूसरी तरफ पिघलते ग्लेशियर हैं। ये जो ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं वह बड़े दुर्घटना के कारक बन सकते हैं। एक्सपर्ट ने लगातार ये बात से चेताया भी है कि देवभूमि के आसपास जो ग्लेशियर हैं, जिस तरह से वो पिघल रहे हैं, ये जो उससे बाढ़ की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि इस बार मौसम में जिस तरह से पहाड़ नीचे आए हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मौसम विभाग लगातार आगाह भी कर रहा है। तो ये जो दरकते पहाड़ हैं वह जितना नुकसान कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वह खतरे की घंटी है। और ये पिघलते ग्लेशियर उत्तराखंड के लिए कभी भी बड़ा मुसीबत बन सकते हैं। आपको बताएं 2013 में केदारनाथ में भी जो बड़ी आपदा आई थी, उसके पीछे का कारण
ये ग्लेशियर का पिघलना ही बताया गया था। तो इस समय जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जिस तरह से उन्होंने आगाह किया है, सावधान किया है, तो उसको देखते हुए सरकार को भी सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इनसे जो झीलें बन रही हैं वह कभी भी टूट सकती हैं, कभी भी उनका पानी जो आबादी है उधर निकल सकता है, तो ये बाढ़ का रूप ले सकती हैं। इसलिए समय रहते देखने की भी जरूरत है, समझने की भी जरूरत है और सरकार को इसमें बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो समझ लीजिए, उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में ये 25 झीलें एटम बम की तरह खड़ी हैं। ये फटी तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही आएगी। साल 2013 के जून महीने में केदारनाथ में आई प्रलय को आखिर कौन भूल सकता है। ये वो दौर था जब अनगिनत लोग काल के गाल में समा गए थे और अब एक और खतरा सामने खड़ा है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट यहीं तक खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि किस इलाके के लिए कितना बड़ा खतरा है, कहां तबाही की आशंका ज्यादा है, किन जगहों के लिए वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। सबसे ज्यादा खतरनाक झीलें अलकनंदा घाटी में मौजूद हैं। अलकनंदा घाटी में करीब 226 झीलें हैं। इनमें से कई झीलें खतरनाक स्थिति में पहुंच गई हैं। सबसे कम खतरनाक झीलें पिंडर घाटी में पाई गई हैं। 25 झीलों को खतरनाक, बेहद विनाशकारी माना जा रहा है। ये 25 झीलें ग्लेशियर के बेहद नजदीक हैं। इस वजह से इनका आकार तेजी से बढ़ रहा है। झीलों के फटने से बाढ़ जैसी भयंकर स्थिति पैदा होगी। निचले इलाकों में भारी तबाही मच सकती है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों का अंधाधुंध दोहन, कार्बन उत्सर्जन और न जाने क्या क्या, इंसान ने अपनी खुशी के लिए प्रकृति के विनाश के दरवाजे खोल दिए हैं। अब जब ये दरवाजे खुल गए हैं तो कभी भी बड़ी तबाही आ सकती है। धरती का सीना चीर कर जब ये झीलें सुनामी का रूप लेंगी तो वो मंजर भयानक होगा। वैज्ञानिकों को इस धरती की चिंता है और इसी वजह से वो बार बार हमें चेतावनी देते हैं। इस बार चेतावनी बड़ी है। क्या सच में ये विनाश की घड़ी है? अगर आपको भी इस धरती की फिक्र है तो वास्तव में ये रिपोर्ट आपके लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इस महातबाही को लेकर कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से झीलों के फटने से तबाही देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा खतरनाक झीलें कौन सी हैं उसको लेकर बात की जाए तो अलकनंदा घाटी में यह झील मौजूद है। अलकनंदा घाटी में करीब 226 झीलें मौजूद हैं जिनसे तबाही मच सकती है। इनमें से कई झीलें खतरनाक स्थिति में पहुंच गई हैं। आप इससे अंदेशा लगाइए कि आने वाले समय में क्या स्थिति जो है देखने को मिलेगी। और सबसे कम खतरनाक झीलें पिंडर घाटी में पाई गई हैं जो कि सबसे कम खतरनाक बताई जा रही हैं। 25 झीलों को खतरनाक और बेहद ही विनाशकारी माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये झीलें जो हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक हैं, काफ़ी ही ज़्यादा विनाशकारी हैं। इस वजह से इनका आकार तेजी से बढ़ने लगा है। ये भी एक जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है कि इन झीलों का आकार लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। झीलों से फटने से बाढ़ जैसी भयानक स्थिति पैदा होती नजर आएगी। ये झीलें फटेंगी तो जो बाढ़ के समय स्थिति पैदा होती है, बादल फटने के समय जो स्थिति हमें देखने को मिलती है, वैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। आप केवल सोच के देखिए कि जब ये झीलें फटेंगी तो किस तरीके से स्थिति मचती नजर आएगी। 226 झीलें, 1 2 3 4 5 नहीं, 226 झीलें जो हैं वो यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरीके से 226 को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि इन 226 झीलों की वजह से एक बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिल सकती है। खासतौर पर सबसे पहला नाम जिस राज्य का आ रहा है वो नाम है उत्तराखंड। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. बियानी जी जुड़े हैं जो कि भूवैज्ञानिक हैं। हमारे साथ अनिल सूद जी जुड़े हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर ए.के. बियानी जी से करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार जो बदलाव धरती के अंदर देखने को मिल रहा है, भूगर्भीय बदलाव जो देखने को मिल रहा है, उसका जिक्र किया जाता है और यह कहा जा रहा है कि इसी भूगर्भीय बदलाव की वजह से एक बड़ी तबाही हमें देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से एक नई रिसर्च निकलकर सामने आई है कि हिमालय में क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारी झीलें बन रही हैं, आने वाले समय में ये झीलें फटेंगी और महातबाही देखने को मिलेगी।
हाँ, जहाँ तक आपने बात करी झीलें फटने की और झीलों की संख्या, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही, ऑडियो आपकी ब्रेक हो रही है। इस बीच अनिल सूर्य का रुख कर लेता हूं मैं। अनिल जी, जिस तरीके से पर्यावरण का जिक्र किया गया रिसर्च में, इस रिसर्च में कहा गया कि जो एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये झीलें बन रही हैं। क्या अनिल जी ये पॉसिबल है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से झीलें बन जाएं और वो झीलें इतना बड़ा आकार ले लें कि एक महाविनाश का कारण बन जाए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैज्ञानिकों की स्टडी अभिषेक जी बिल्कुल सही दिशा में है। जी और अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार जो है उसके दाएं हाथ को नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहा है, और दोनों हाथों को नहीं पता होता दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप देखें इन पहाड़ों में, जो कि कच्चे पहाड़ हैं, जी बेदर्दी से पेड़ काटे गए हैं, जी जिसकी वजह से जो है जंगलों की कटाई की वजह से तापमान में काफी वृद्धि हुई है। और चोराबारी का जो ग्लेशियर है वो 7 मीटर पर ईयर के हिसाब से पिघल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्टेज पे वो झील इस टाइम पे होगी। और उसके अलावा जो 25 झीलें और हैं वो भी उतनी ही खतरनाक है। और दूसरी चिंताजनक बात जो है वो हिमाचल में पिछले जी जी लगभग 10 साल में झीलों की संख्या दुगनी हो चुकी है। तो हिमाचल भी जो है उसी तरह एक खतरनाक मुहाने पे बैठा हुआ है। और किसी दिन कोई एक अर्थक्वेक आ गया और इनमें से कोई भी झील अपना रास्ता भूल के शहरों की नीचे की तरफ चल दी तो 2013 की पुनरावृत्ति हो सकती है, और इस बार नतीजे और ज्यादा खतरनाक होंगे। जी अनिल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस बार नतीजे जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे, मैं ये प्रोसेस आपसे समझना चाहूँगा। जिस तरीके से कहा गया कि झीलें फटेंगी, ये कैसे होता है अनिल जी, और कैसे झीलें फटती हैं और झीलों के फटने की वजह से तबाही कैसे होती है? सर ऐसे है अभिषेक जी जी कि जो जो झीलों का पानी बढ़ता जाता है, जब पानी बढ़ जाएगा तो झीलों की, चूंकि एक लिमिटेड होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बिल्कुल तो जब होल्डिंग कैपेसिटी लिमिटेड होगी और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर आज की डेट में हुआ क्या है, खूब सारे पहाड़ कटे हैं। जी ये यंग माउंटेन है, ये रबल के माउंटेन है। थोड़ा सा भी छोटा सा भी अर्थक्वेक अगर उस एरिया में आ गया तो प्रेशर की वजह से झीलों का पानी जो है वो बहना शुरू हो जाएगा, जी क्योंकि वो लोड को बियर नहीं कर पाएंगी। और अर्थक्वेक और किसी भी शॉक की वजह से जैसे ही पहाड़ टूटा झील के किनारे से तो तबाही मच जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा वो इशू है जी कि जैसे ही पहाड़ दरकने झील के मुहाने दरकेंगे, झील के मुहाने दरकने से पानी झील से प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। और जो 2017 में तो खैर इतने पहाड़ नहीं कटे थे, सॉरी 2013 में इतने पहाड़ नहीं कटे थे, इतने जंगल नहीं कटे थे। आज जो है 2013 और 25 के बीच में पहाड़ भी कटे हैं, जंगल भी कटे हैं। इनमें जो है प्रोजेक्ट्स के नाम के ऊपर इनमें एक्सप्लोजन भी हुए हैं। तो इसलिए ये पहाड़ सारे बड़े कमजोर हो चुके हैं आज की डेट में। जी अनिल जी, दूसरी ओर जो भूगर्भीय बदलावों को लेकर जिक्र किया जाता है, क्या इसके अंदर जो भूगर्भीय बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है? क्या उसकी वजह से भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं? देखिए, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना है जी और जो प्लेट जो है, हैवी प्लेट जो नीचे जा रही है, जी उसकी वजह से तो नेचुरली भूकंप आएगा। जी और जब भूकंप आएगा, हम शायद भूल गए हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, 1905 में एक हिमाचल में भूकंप आया था। जी तो उसमें हजारों लोग जो हैं वो बेमौत मारे गए थे। इसी तरह चमोली का हमारा जो है शायद 1990 के आसपास चमोली में भी एक भूकंप आया था, उसमें भी बहुत ज्यादा विनाश हुआ था। तो ये जो है 1905 के बाद हिमाचल में और इस एरिया में भूकंप जो है कहा जाता है कि ये 100 साल के बाद रिपीट होता है। जी तो ये कभी भी आ सकता है, और एक बार अगर ये आ गया तो महाविनाश होगा। जी
डॉक्टर A.K. बियानी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर बियानी जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से लगातार ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है और इसी बदलाव के बीच जो रिसर्च रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, सर मैं आपसे इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है उसके बीच का जो तनाव है उसको लेकर समझना चाहूंगा। क्या इस तनाव की वजह से भी ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं? क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आती है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का जिक्र जरूर होता है। देखिए, जहां तक प्लेट की बात है, दो चीजें हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो जमीन के अंदर होता है, जी और झीलों का जो है मामला, वो सरफेस के ऊपर है। जी तो दोनों चीजों को डायरेक्टली हम लिंक नहीं कर सकते हैं, और उसका एक कारण ये है कि एक काफी गहराई में एक्टिविटी हो रही है और एक सरफेस पे हो रही है। बिल्कुल अब हिमालय ऊपर उठ रहा है तो वो उठने की दर इतनी कम रहती है, कुछ ही मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर पर ईयर की रेट से उठ रहा है। तो ये निकट भविष्य में या कम समय में ये कोई बहुत ज्यादा चेंजेस इससे नहीं आते जी हैं। अच्छा, अब जहां तक झीलों की बात है, झीलें जो जिन झीलों की हम अभी जिक्र कर रहे हैं वो ग्लेशियर के कारण बनी हुई है। और ग्लेशियर में क्या होता है, या तो ग्लेशियर बनते हैं या वो बिगड़ते हैं, जी और साथ साथ उनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट भी होता है कुछ सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से। तो जब ग्लेशियर बनते हैं तो आप अगर देखें, कोई 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, वो निश्चित रूप से 100-200 मीटर मोटा होगा ही, जो हिमालय में हम इनको वैली ग्लेशियर बोलते हैं। अब इसका वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि जब उनमें थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है वो जमीन को खुरचना शुरू कर देते हैं। जी तो एक तो लेक बनने का कारण यह है कि जब ग्लेशियर में मूवमेंट होता है और वो जब डाउन स्लोप पे जाता है तो उसमें जो उसके कारण जमीन खुरचाती है, इसको टेक्निकली हम इरोजन बोलते हैं। तो इरोजन के कारण भी झीलें बनती है। जी दूसरा कारण ये कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो मेल्ट होने पे क्या होता है कि इनके अंदर करीब करीब जो हिमालयन ग्लेशियर है उसमें 20 से लेके 25% तक मलबा जमा रहता है, चाहे वो मिट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, ये सब आसपास से ही आते हैं। तो ये जो मलबा है, जब खास करके अगर ये बॉटम में होता है तो बॉटम में जब ग्लेशियर चलता है तो वो मलबे की रगड़ के कारण भी जमीन खुरचाती है, और उस खुरचाने के कारण लेक्स बनती है। अब जब ये मलबा, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, पानी आगे जाता है, तो पानी जब आगे जाएगा तो उसमें कई बार बड़े बड़े ग्लेशियर का पिंड भी रहते हैं। तो वो ग्लेशियर का पिंड जहां मेल्ट हो जाएंगे वहां नेचुरली एक गड्ढा बन जाएगा। तो ये 3-4 कारण ऐसे हैं जिनके कारण ग्लेशियर की झीलें बन रही है। और जहां तक साइज बड़ी होने की बात है, तो ये डेफिनेटली इस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना वहां पे खुरचन हो रही है या कितना मलबा जमा हो रहा है। ज्यादा मलबा जमा होगा तो निश्चित रूप से जो बारीक मलबा है ग्लेशियर का है, जिसको हम क्ले बोल सकते हैं, सिल्ट बोल सकते हैं, सैंड बोल सकते हैं, ये जी बह के चले जाता है। तो जो जी मोटा मलबा रह जाएगा, मोटे मलबे में जब वो नीचे बैठेगा तो ग्लेशियर की झील बन जाती है। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण ग्लेशियर बन रहे हैं, और ये इनका जो एरिया बढ़ रहा है वो, इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये एक स्टडी होना चाहिए कि किस झील में कितना पानी है। बिल्कुल अगर हमें झील के, क्योंकि पानी की मात्रा आज के जमाने में बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाती है, जी आपको लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ नापना और उसकी बेसिस पे पानी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर अब झील फूटती है तो वो उसमें से कितना पानी बहेगा, कितना रुकेगा, उसके हिसाब लगा के हम नीचे जो है डाउन स्ट्रीम एरिया है वहां पे हम सेफ्टी मेजर ले लेंगे, तो फिर नेचुरली कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं रहेगा। जी और जहां तक केदारनाथ से हम इसको जोड़ते हैं, तो केदारनाथ की बात अलग थी। उस वक्त पूरे उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल में और साथ साथ हिमाचल में बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी। एक दिन में 40-40, 50-50 सेंटीमीटर जब बारिश होती है, तो उस बारिश का जो पानी है वो भी नदी की घाटी में ही बह के निकलता है। तो उसने ज्यादा तबाही मचाई थी बजाय ग्लेशियर्स के। जी बिल्कुल। अनिल जी, दूसरी ओर एक सवाल यहाँ पर यह भी लगातार निकलकर सामने आ रहा है कि जैसे रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और आए दिन वैज्ञानिकों के द्वारा कोई न कोई नई रिसर्च को लेकर रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दावा किया जाता है कि एक महाप्रलय की ओर धरती बढ़ती चली जा रही है। क्या अनिल जी ये माना जाए कि हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस आ पाना बड़ा मुश्किल है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें इस बार पहली बार गर्मियों में भी पहाड़ दरके हैं, जो कि बहुत कम होता था, और सर्दियों में भी पहाड़ दरके हैं, वो भी बहुत कम होता था। तो बरसात में तो अब पहाड़ दरक ही रहे हैं और सब तरफ तरफ दरक रहे हैं। तो हमने जो है वैज्ञानिकों का, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये सारे यंग माउंटेन है, रबल के, ये पहले ही मलबे के पहाड़ हैं। तो बयानी जी जैसे कह रहे हैं कि मलबा है, तो ये पहाड़ी मलबे के बने हुए हैं, तो इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम विनाश की तरफ जो है, हमने इनको पहाड़ों को छेड़ के विनाश को छेड़ दिया है। जी
डॉक्टर ए के बियानी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इन झीलों का मूल्यांकन जो है करने की ज़रूरत है, ये नापा जाए इनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है। ऐसे में डॉक्टर साहब, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि इन झीलों में कितना पानी है या किस तरीके से तबाही ला सकती हैं, इसके बाद इस तबाही से बचा जा सके? हाँ बिल्कुल, ये कैलकुलेट हो जाता, बहुत आसान है आज के ज़माने में। और जी। मेरे ख्याल से इस तरह की स्टडी हो रखी है जिसमें ग्लेशियर्स की लेक की साइज और उसमें कितना वाटर का वॉल्यूम है, ये सब निकला हुआ है। अब सवाल ये कि उसके बाद हम क्या उसके लिए प्रिकॉशन लेते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो जी। अगर हमारे पास, जैसे हमें मालूम है कि पानी बहेगा तो निश्चित रूप से ढाल में बहेगा, और कोई घाटी है उसी में बहेगा। जी। तो घाटी के आसपास अगर हम सुरक्षा के मानक अपना लें या सुरक्षा की जो आवश्यक जो भी तैयारियां हैं वो कर लें, तो फिर उतना तबाही नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर पहले से ही तैयारियां कर ली जाएं तो शायद इतनी बड़ी तबाही जो है वो आने वाले समय में देखने को ना मिले। अनिल जी, दूसरी ओर एक बात और लगातार निकलकर सामने आती है कि जो लगातार इंडस्ट्रीज लगती नजर आ रही हैं, उनकी वजह से भी ये बड़ा बदलाव जो है वो पृथ्वी पर देखने को मिला है। क्या अनिल जी, जो एक संतुलन था प्रकृति के बीच, वो संतुलन को मानव जाति ने खो दिया है लगातार बढ़ती इंडस्ट्री को लेकर बात करें उसकी वजह से? बिल्कुल। अगर आप मनाली हाईवे से बैजनाथ की तरफ आए जी। तो रास्ते में एक जगह आती है धर्मपुर। जी। वहां पे 10 से 12 मंजिला खड्ड के किनारे पे मल्टी स्टोरेज मल्टीपल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। शिमला में अगर आप देख लें तो शिमला में सारा कंक्रीट कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप उत्तराखंड में भी चले जाएं तो कंक्रीटाइजेशन तो एक ऐसी स्टेज पे आ चुका है कि जिसका हिसाब लगाना भी अब मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड में भी लगातार डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंगें बन रही है, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है, तो उस पे जो है पहाड़ों के ऊपर और पहाड़ी इलाकों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और ये खतरे का एक सिग्नल है। हम जो है बैलेंस मेंटेन करने में फेल हुए हैं, क्योंकि सरकारों को क्या है कि हमें रेवेन्यू चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारे दाएं हाथ को नहीं पता होता बाएं हाथ क्या कर रहा है। जब हम नदियों के किनारे पे, खड्डों के किनारे पे, बिल्कुल बैंक के ऊपर मल्टीपल बिल्डिंग्स बना लेंगे, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना लेंगे, जहां पहले 2.5 स्टोरी बिल्डिंग होती थी वहां आज 10-10 से 12-12 मंजिला बिल्डिंग बन गई हैं। और जहां रिवर बेड था वहां पे हमारे स्टेडियम बन गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की जो हमने गलतियां की हैं, प्लानर्स ने जो किया है, वो किस खतरे की तरफ हमें ले जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं। आप क्या प्रिकॉशन लेंगे जब आप रिवर बेड के साथ ही आपने 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना दी हैं? बिल्कुल। तो कौन सा प्रिकॉशन वहां काम करेगा? बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक जो संतुलन प्रकृति का था, उस संतुलन को मानव जाति ने ही बिगाड़ा है और मानव जाति ही इसके लिए कहीं ना कहीं कसूरवार है, जो महाविनाश की लगातार रिसर्च और रिपोर्ट निकल कर आती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। और अपने दर्शकों को भी हम ये बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा खास प्रोग्राम था, पूरा शो था, इसका मकसद ये नहीं था कि हम आपको डराएं, इसका मकसद ये था कि हम आपको सजग करें, आपको चेतावनी दें। जो एक प्रकृति का लेवल हमने बिगाड़